तो दोस्तों मैं मुकेश पुरी विनायक क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन जैसे प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे और प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे अपन जैसे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने है ना इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने जैसे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है ये सारी चीजें पढ़ी थी अपन ने, जैसे मतलब पहले वाले मतलब फोटोसिंथेसिस के पार्ट 1 में। तो इस पार्ट 2 को देखने से पहले आप फोटोसिंथेसिस पार्ट 1 देखें ताकि आपको इस पार्ट 2 को समझने में आसानी रहे। तो आज डिस्कस करेंगे अपन फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2। अब पार्ट 2 में अपन जैसे सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषण है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले है ना, प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है ना। तो ये पॉइंट है आज अपना, जैसे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ेंगे अपन जैसे मतलब फोटोसिंथेसिस के पार्ट 2 में। अब पहले देखें, जैसे पहला है जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर जैसे प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर है ना, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर है ना, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर है ना, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है ना। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, लेकिन है ना, लेकिन प्रकाश की तीव्रता है ना, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा बढ़ने पर है ना, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण घटता है ना। प्रकाश संश्लेषण घटता है। सर क्यों घटता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषी वर्णक है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी वर्णक है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी वर्णक अपघटित होने लगते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी वर्णक अपघटित होने लगते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसे प्रकाश अपघटन कहते हैं है ना, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रकाश अपघटन कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। यहाँ पर एक नोट डालकर लिख लें अपन, जैसे कि प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को है ना, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को बचाने का कार्य है ना, बचाने का कार्य है ना, बचाने का कार्य कैरोटीनॉइड्स के द्वारा किया जाता है ना, कैरोटीनॉइड्स के द्वारा है ना, कैरोटीनॉइड्स के द्वारा किया जाता है। समझे कि प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को बचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कैरोटीनॉइड्स के द्वारा किया जाता है ना, ये चीज है। तो अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक कौन सा है, लाइट है, प्रकाश है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता ज्यादा बढ़ने पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषी वर्णक अपघटित होने लगते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं है ना, फोटोलाइसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश अपघटन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को बचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कैरोटीनॉइड्स के द्वारा किया जाता है, इसी प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को बचाने का कार्य। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, ज्यादा बढ़ने पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण घटता है, लेकिन प्रकाश की अवधि का है ना, लेकिन प्रकाश की है ना, लेकिन प्रकाश की अवधि का है ना, लेकिन प्रकाश की अवधि का है ना, लेकिन प्रकाश की अवधि का प्रकाश संश्लेषण पर, लेकिन प्रकाश की अवधि का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, लेकिन प्रकाश की अवधि का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अब देखें प्रकाश की अवधि का है ना, प्रकाश की अवधि का सर्वाधिक प्रभाव है ना, प्रकाश की अवधि का सर्वाधिक प्रभाव पुष्पीकरण पर पड़ता है। प्रकाश की अवधि का सर्वाधिक प्रभाव पुष्पीकरण पर पड़ता है ना, पड़ता है, जिसे है ना, जिसे दीप्ति कालिता कहते हैं है ना, जिसे दीप्ति कालिता कहते हैं। समझे? तो मतलब पुष्पीकरण, जैसे पुष्पन की क्रिया पर है ना, पुष्पन की क्रिया पर प्रकाश की अवधि का जो प्रभाव पड़ता है ना, पुष्पन की क्रिया पर प्रकाश की अवधि का जो प्रभाव पड़ता है सर, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको दीप्ति कालिता कहते हैं है ना, दीप्ति कालिता कहते हैं। प्रकाश की अवधि का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश की अवधि का, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव पड़ता है इसी किस पर, प्रकाश संश्लेषण पर।
ये जो दीप्तिकालिता होती है, पुष्पीकरण है ना, जैसे प्रकाश की अवधि का पुष्पीकरण पर जो प्रभाव होता है वो दीप्तिकालिता कहलाता है। और जो दीप्तिकालिता है सर, तो इसकी जो खोज है वो की गई थी इसे किसके द्वारा, तो गोर्नर है ना, गोर्नर व एलार्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी ना, गोर्नर व एलार्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसे किसकी, दीप्तिकालिता की खोज। क्लियर होगी बात आपके ना, ये चीज है। अब आप अगला देखें, अगला है से तापमान है ना, तापमान है ना, तापमान है, तो तापमान है ना, तापमान है। तो जैसे तापमान बढ़ने पर है ना, तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो अनुकूल ताप होता है तो वो होता है जैसे 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना, 25 से मतलब जैसे 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, ये फेवरेबल टेम्परेचर है, अनुकूल ताप है। तो तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। अनुकूल ताप क्या होता है, तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो सर्वाधिक होती है ना। बात कंप्लीट आपकी। अब जैसे -35 डिग्री आपने पढ़ा था उसी पीछे वाले वीडियो में भी, जैसे लाइकेन व जो शंकुधारी पादप होते हैं है ना, तो लाइकेन व शंकुधारी पादपों में है ना, लाइकेन व शंकुधारी पादपों में क्या होता है, जैसे -25 से -35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है ना। तो -25 से -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाइकेन और शंकुधारी पादपों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। बाकी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, अनुकूल ताप कितना होता है, इससे 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। कंप्लीट होगी बात। इसके अलावा से है ना, इसके अलावा जैसे कि कुछ शैवालें है ना, कुछ शैवालें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कुछ शैवालें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण करती है ना, प्रकाश संश्लेषण करती है जिसे थर्मोफिलिक शैवाल कहते हैं है ना, जिसे क्या बोलते हैं अपन, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे थर्मोफिलिक शैवाल कहते हैं है ना। कुछ शैवालें 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसे थर्मोफिलिक शैवाल कहते हैं है ना। इसके अलावा से कुछ बातें और देखें कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो सर्वाधिक दर है ना, प्रकाश संश्लेषण की जो सर्वाधिक दर है वो किस में होती है, जैसे लाल रंग के प्रकाश में है ना। प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक जो दर होती है वो लाल रंग के प्रकाश में होती है ना। दूसरे नंबर पर किस में होती है, नीले रंग के प्रकाश में है ना, नीले रंग के प्रकाश में। और हरे रंग के प्रकाश में जैसे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर लाल रंग के प्रकाश में होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर किसमें होती है, लाल रंग के प्रकाश में है ना। और फिर है जैसे प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर यानी कि दूसरे नंबर पर किसमें होती है, तो नीले रंग के प्रकाश में जैसे क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है ना। ये चीज है। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है ना, तीसरा कारक है तो वो है जैसे कौन सा है, हार्मोन का प्रभाव है ना। तीसरा कारक क्या है, जैसे हार्मोन का प्रभाव है ना, हार्मोन का प्रभाव है। तो जैसे ऑक्सीजन हार्मोन है ना, ऑक्सीजन हार्मोन है। इसके अलावा से क्या है, जिबरेलिन हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन है, जिबरेलिन हार्मोन है। इसके अलावा से क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन है ना, साइटोकाइनिन हार्मोन है ना, साइटोकाइनिन हार्मोन। तो ऑक्सीजन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, इसके अलावा से साइटोकाइनिन हार्मोन प्रकाश संश्लेषण की दर को है ना, प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं है ना। जैसे आपके हार्मोन है, ऑक्सीजन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, तो ये तो क्या करते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करते हैं, जैसे ये बढ़ाते हैं है ना, बढ़ाते हैं। बाकी जैसे आपका एक हार्मोन होता है जैसे एब्सेसिक हार्मोन है ना, एब्सेसिक हार्मोन। एक होता है जैसे इथाइलिन हार्मोन है ना, इथाइलिन हार्मोन। तो ये प्रकाश संश्लेषण की दर को है ना, प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करते हैं है ना, प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करते हैं, इसे कम करते हैं। आपको दोस्तों मैं जैसे यहाँ से काफी कुछ क्वेश्चन तैयार करवाता हूँ जो आपके खूब ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इन हार्मोनों से लेकर है ना, तो आप समझे इन बातों को। एब्सेसिक हार्मोन जो होता है ना, एब्सेसिक हार्मोन, इसको अपन शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, इसको एबीए हार्मोन कह देते हैं है ना, इसको अपन क्या बोल देते हैं, जैसे एबीए हार्मोन कह देते हैं। अब जैसे एब्सेसिक हार्मोन के क्या क्या नाम है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे इसको एक तो वाष्पो उत्सर्जन है ना, वाष्पो उत्सर्जन
वाष्प उत्सर्जन रोधी हार्मोन भी कहते हैं, है ना। एक तो अपने इसको क्या बोलते हैं, इसे वाष्प उत्सर्जन रोधी हार्मोन भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं, है ना। तनाव हार्मोन ही बोलते हैं इसको। एक क्या बोलते हैं इसे, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, है ना। तो तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, वाष्प उत्सर्जन रोधी हार्मोन, है ना। वाष्प उत्सर्जन रोधी हार्मोन किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, एब्सिसिक हार्मोन, एबीए हार्मोन को बोलते हैं। सर वाष्पोषण हार्मोन क्यों बोलते, वाष्पोषण रोधी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि वाष्पोषण की दर को क्या कर देता है, ये वाष्पोषण की क्रिया को कम कर देता है। क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में क्या होता है, एब्सिसिक हार्मोन पौधों में बनकर, विपरीत परिस्थितियों में यह हार्मोन पौधों में बनकर, पौधों में जो आपके रंध्र होते हैं, रंध्रों को आप क्या बोलते हैं, इसे स्टोमेटा कहते हैं। तो ये रंध्रों को क्या कर देता है, जैसे ये विपरीत परिस्थितियों में पौधों में बनकर ये क्या कर देता है, रंध्रों को बंद कर देता है। रंध्रों को बंद कर देता है तो पौधों में वाष्पोषण की क्रिया नहीं हो पाती है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, वाष्पोषण रोधी हार्मोन कहते हैं। इसीलिए इसको अपन इंग्लिश में तनाव हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी बोल देते हैं। तो एक तो इसका नाम ये हो गया, है ना, वाष्पोषण हार्मोन, तनाव हार्मोन व स्ट्रेस हार्मोन। अगला देखिए आप, और क्या बोलते हैं सर इसको, तो और क्या बोलते हैं इसको कि एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं, है ना, जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं। क्योंकि जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ये बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। जिब्रेलिन हार्मोन बीजों के अंकुरण में सहायक होता है, लेकिन ये अंकुरण नहीं होने देता है। एब्सिसिक हार्मोन जो होता है ये अंकुरण नहीं होने देता है, तो जिब्रेलिन के एंटागोनिस्ट काम करता है, इसलिए इसको एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं, है ना, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं। यानी कि जो पौधों में जो होती है ना, बीजों में जो प्रसुप्ति जिसको आप डोरमिनेंसी बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं, उस डोरमेंसी को ये तो बनाए रखना चाहता है ना, डोरमेंसी को ये तो बनाए रखता है आपका एब्सिसिक, लेकिन डोरमेंसी को तोड़ कौन देता है, तो तोड़ कौन देता है इसे, डोरमेंसी, यानी कि प्रसुप्ति को तोड़ने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, इसे जिब्रेलिन हार्मोन है। तो ये तो बात हो गई। तो एब्सिसिक हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन है, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कम करते हैं। ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, ये फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना। और एब्सिसिक के बारे में बता दिया मैंने आपको। इसका जैसे रेलवे में खूब ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, आपका रेलवे के हर चरण में क्वेश्चन था पिछले साल 2018 में, कि क्या था क्वेश्चन आपका, कि तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, एब्सिसिक हार्मोन को बोलते हैं। बाकी जैसे इथाइलिन आता ही है आपका एग्जाम में इस टाइप से, कि जैसे गैसीय अवस्था में, है ना, जैसे गैसीय अवस्था में, है ना, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन, है ना, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो सर कौन सा है, इथाइलिन है। और अगला देखिए, जैसे फलों को पकाने वाला, है ना, जैसे फलों को पकाने वाला, है ना, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, यानी कि फूड राइपिंग, है ना, जैसे फूड राइपिंग हार्मोन कौन सा है, तो सर फ्रूट राइपिंग हार्मोन भी कौन सा है, इथाइलिन है। एकमात्र प्लांट हार्मोन पादप हार्मोन को अपन फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, जो आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और ये क्या है, तो ये क्या है, सिर्फ फूड राइपिंग हार्मोन है, समझ गए। अब देखिए आप जैसे अगला कि ऑक्सीजन के बारे में और देख लेना, तो है ना, जैसे मानव मूत्र से प्राप्त किया गया, है ना, मानव मूत्र से प्राप्त किया गया हार्मोन है ये। पहली बात तो ये मानव मूत्र से प्राप्त किया गया हार्मोन है, इसे ऑक्सीजन हार्मोन। दूसरी बात देखिए आप इसमें कि सर्वप्रथम, है ना, जैसे प्रथम खोजा गया पादप हार्मोन, है ना, प्रथम खोजा गया पादप हार्मोन है, जैसे आपका कौन सा है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए जैसे कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, तो जिंक खनिज की आवश्यकता होती है। एक क्या होती है, जैसे ट्रिप्टोफैन एमिनोमल की आवश्यकता होती है। तो जिंक खनिज व ट्रिप्टोफैन एमिनोमल की आवश्यकता होती है किसके लिए, ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण के लिए। और सबसे पहले जो खोजा गया हार्मोन है पौधों में वो कौन सा है, जैसे आपका ऑक्सीजन ही है, जैसे पौधों में सबसे पहले खोजा गया हार्मोन। और यदि अपन मनुष्य की बात करें ना, तो मनुष्य में जो सबसे पहले जो खोजा गया हार्मोन है ना, मनुष्य में जो सबसे पहले खोजा गया जो पादप हार्मोन है, तो वो कौन सा है, जैसे सिक्रेटिन है ना, जैसे सिक्रेटिन है आपका, जैसे मनुष्य में सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, ये चीज है। अगला देखिए आप जैसे जिब्रेलिन हार्मोन। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ना, जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है, तो जिब्रेलिन का जैसे भी ये भी खूब ज्यादा आता है जैसे आपका एग्जाम में, कि काउकू से, है ना, काउकू से प्राप्त किया गया हार्मोन कौन सा है ना, काउकू से प्राप्त किया गया हार्मोन कौन सा है, तो जिब्रेलिन है। या दूसरा इसका क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि बेकने रोग का संबंध, है ना, जैसे बेकने रोग का संबंध किससे है, तो बेकने रोग का संबंध किससे है, जिब्रेलिन हार्मोन से है। काउकू से प्राप्त किया गया है ये, तो सर कौन से काउक से प्राप्त किया गया है ये हार्मोन आपका, जैसे जिब्रेल्ला फैजीरोकाई, है ना, जिब्रेल्ला फैजीरोकाई कवक से प्राप्त किया गया है ना, जिब्रेल्ला फैजीरोकाई कवक से प्राप्त किया गया है, जैसे आपका क्या, जिब्रेलिन हार्मोन, है ना, ये चीज है ना, ये चीज है। तो
देखिए यहाँ पे हार्मोन का प्रभाव, ऑक्सीजन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन क्या है, मानव मूत्र से प्राप्त किया गया पादप हार्मोन है। प्रथम खोजा गया हार्मोन भी कौन सा है, ऑक्सीजन है। और जैसे ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है, तो एक तो जैसे जिंक खनिज की आवश्यकता होती है, और एक क्या होती है, जैसे ट्रिप्टोफैन एमिनोमल की आवश्यकता होती है ना, और एक क्या होती है, जैसे ट्रिप्टोफैन एमिनोमल की आवश्यकता होती है। कंप्लीट बात। जिब्रेलिन, तो जिब्रेला फैजुराकाई कवक से प्राप्त किया गया है जिब्रेलिन। और बेखने रोग का संबंध किससे है, जापान में देखा गया था सबसे पहले ना, बेखने रोग ये चीज है। कुछ जैसे लंबे पौधे, लंबे पतले बोने पौधे देखे गए थे, जैसे लंबे पतले पौधे देखे गए थे, उनको नाम दिया गया था जैसे बेखने पौधे या बेखने रोग। एब्सेसिक हार्मोन, वाष्पोषण हार्मोन, तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, रंध्र को बंद कर देता है, इसलिए इसको वाष्पोषण रोधी हार्मोन कहते हैं। तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, प्रसूति को बनाए रखता है ये आपका एब्सेसिक हार्मोन, है ना, मतलब इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटी जिबरेलिन हार्मोन कहते हैं। इथाइलिन क्या है ये, तो सर ये गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। और फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, से इथाइलिन है। यानी कि इथाइलिन क्या है, तो ये सर फूड रैपिंग हार्मोन है ना, इथाइलिन जो है ये फूड रैपिंग हार्मोन है ना, ये चीज है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले जैसे तीन कारक हो गए, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, एक क्या हो गया, जैसे हार्मोन का प्रभाव हो गया, है ना, तीन कारक तो हो गई। अब चौथा कारक देखेंगे अपन जैसे CO2 का प्रभाव, है ना, चौथा कारक देखेंगे अपन जैसे CO2 का प्रभाव। पांचवा कारक देखेंगे अपन जैसे O2 का प्रभाव, है ना, O2 का प्रभाव। और छठवां कारक देखेंगे अपन जैसे क्या, तो छठवां कारक देखेंगे जैसे क्लोरोफिल का प्रभाव, है ना, जैसे क्लोरोफिल का प्रभाव, क्लोरोफिल का प्रभाव। तो CO2 की मात्रा बढ़ने पर भी, है ना, जैसे CO2 की मात्रा, है ना, CO2 की मात्रा बढ़ने पर भी, है ना, CO2 की मात्रा बढ़ने पर भी फोटोसिंथेसिस बढ़ता है ना, मतलब CO2 की मात्रा बढ़ने पर भी क्या होता है, इससे फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। और जैसे O2 की मात्रा बढ़ने पर, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर, मतलब O2 की मात्रा बढ़ने पर, है ना, प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है ना, प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है, जिसे बारबरक प्रभाव कहते हैं, है ना, जिसे बारबरक प्रभाव कहते हैं। तो मतलब जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, जैसे आपका ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसे बारबरक प्रभाव कहते हैं, है ना, ये चीज है। अब देखिए जैसे क्लोरोफिल का प्रभाव कि जैसे नई पत्ती में, है ना, जैसे नई पत्ती में पुरानी पत्ती की अपेक्षा, नई पत्ती में पुरानी पत्ती की अपेक्षा, है ना, अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है ना, नई पत्ती में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है किसकी तुलना में, तो पुरानी पत्ती की तुलना में ज्यादा होता है ना, ये चीज है। और जैसे मतलब जैसे क्लोरोफिल का नेस्ट होना, है ना, क्लोरोफिल का नेस्ट होना, तो क्लोरोफिल का जैसे नेस्ट होना, है ना, नेस्ट होना क्या कहलाता है, तो क्लोरोसिस कहलाता है ना, जैसे क्लोरोफिल का नेस्ट होना क्या कहलाता है, जैसे क्लोरोसिस कहलाता है। अभी क्लोरोसिस से कौन कौन से खनिजों की कमी से हो जाता है ना, कौन कौन से मिनरल्स की कमी से हो जाता है जैसे क्लोरोसिस, तो एक तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है ना, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी जैसे क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है ना, यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। फास्फोरस की कमी हो जाती है तो भी जैसे क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस, है ना। तो अपन ने जो चौथा जो फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है वो है CO2 का प्रभाव। CO2 की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है ना। जैसे पिछले साल के LDC में क्वेश्चन था आपका कि वायुमंडल में जैसे कितनी % CO2 पाई जाती है, तो ये आपका जैसे LDC 2018 का क्वेश्चन था इस टाइप से कि जैसे वायुमंडल में कितनी % CO2, तो 0.03% पाई जाती है। अब जैसे यदि वायुमंडल में 1% है ना, यदि वायुमंडल में जैसे CO2 की सांद्रता, है ना, यदि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 1% से अधिक होती है तो आपका फोटोसिंथेसिस बढ़ता है ना, फोटोसिंथेसिस बढ़ता है यदि वायुमंडल में 1% से अधिक CO2 की सांद्रता हो जाती है तो, है ना। और वायुमंडल में CO2 कितनी है, तो 0.03% है, जो LDC 2018 का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण में क्या आती है, कमी आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बारबरक प्रभाव, क्लोरोफिल का प्रभाव। तो नई पत्ती में, है ना, नई पत्ती में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है पुरानी पत्ती की तुलना में। और क्लोरोफिल का नष्ट होना क्या कहलाता है, तो क्लोरोसिस कहलाता है
है ना। क्लोरोफिल का जैसे नष्ट होना क्लोरोसिस कहलाता है। और ये कौन कौन से मिनरल्स की कमी जो से हो जाता है इससे क्लोरोसिस, तो एक तो नाइट्रोजन की कमी से, फास्फोरस की कमी से, और एक इसकी कमी से मैग्नीशियम की कमी से। तो दोस्तों आपकी जैसे यहाँ तक की तो बात हो गई है ना, ये चीज़ है। और जैसे कि ये भी खूब ज़्यादा आता है, जैसे आपका ये रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से कि जैसे कि मरुस्थलीय पौधों में, है ना, मरुस्थलीय पौधों में, है ना, मरुस्थलीय पौधों में जल हानि को कम करने के लिए, जल हानि को, है ना, इसे जल हानि को कम करने के लिए, है ना, जल हानि को कम करने के लिए पत्ती की सतह पर, है ना, पत्ती की सतह पर किसका आवरण पाया जाता है ना, किसका आवरण पाया जाता है या फिर किसकी मोटी परत पाई जाती है। तो मरुस्थलीय पौधों में जल हानि को कम करने के लिए, है ना, मरुस्थलीय पौधों में जल हानि को कम करने के लिए पत्ती की सतह पर किसकी मोटी परत पाई जाती है। तो पत्ती की सतह पर किसकी मोटी परत पाई जाती है, क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है ना, क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। तो ये जल हानि को क्या करती है, जैसे ये कम करती है क्यूटिकल की मोटी परत। अब ये जैसे व्हाट इज क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है ना, क्यूटिकल क्या है, तो ये जैसे मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है। तो ये क्या है, जैसे वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है ये ना, जैसे वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है ये क्यूटिकल, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड अपन कुछ बातें और देख लेते हैं। अब देखें आप, जैसे एक तो होता है जैसे पात्रों में C3 चक्र होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। C3 चक्र होता है जिसको अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, या इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे केल्विन चक्र कहते हैं, है ना, जैसे केल्विन चक्र कहते हैं। तो C3 चक्र, अप्रकाशिक चक्र, अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन चक्र। तो ये जो केल्विन चक्र है ना, इस केल्विन चक्र की खोज, है ना, केल्विन चक्र की खोज जैसे किसने की थी, तो केल्विन व बेंसन नामक वैज्ञानिकों ने की थी ना। केल्विन व बेंसन नामक वैज्ञानिकों ने क्या की, जैसे C3 चक्र की खोज की, है ना। C3 चक्र की खोज किसके द्वारा की गई, केल्विन व बेंसन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा। और इन दोनों साइंटिस्ट को इस काम के लिए क्या दिया गया था, तो 1961 में इनको क्या दिया गया था, उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1961 में केल्विन व बेंसन को C3 चक्र की खोज के लिए। आगे पढ़ेंगे अपन सर इसको C3 चक्र को C3 साइकिल क्यों बोलते हैं। तो और बाकी देखिए आप थोड़ा सा एक बार यहाँ पर और देखें कि केल्विन व बेंसन ने जैसे अपने प्रयोग कौन सी शैवाल पर किए, तो इन्होंने अपने जो प्रयोग है वो क्लोरेला व सिंडेस्मस, है ना, क्लोरेला व सिंडेस्मस नामक शैवालों पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे ना, क्लोरेला व सिंडेस्मस नामक शैवालों पर अपने प्रयोग किए थे। अब C3 चक्र को अपन C3 चक्र, C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि C3 चक्र में जो बनने वाला, है ना, C3 चक्र में, है ना, C3 चक्र में बनने वाला, C3 चक्र में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद, है ना, प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला, है ना, 3 कार्बन वाला फास्फोगिल्सरिक एसिड, है ना, फास्फोगिल्सरिक एसिड यानी कि PGA होता है ना। तो जैसे C3 साइकिल केल्विन बेंसन जो चक्र होता है जिसकी खोज केल्विन बेंसन ने की, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया इस कार्य के लिए। केल्विन ने अपने प्रयोग किए थे क्लोरेला व सिंडेस्मस नामक शैवालों पर, और इन्होंने देखा कि C3 साइकिल में 3 कार्बन वाला यौगिक बनता है, प्रथम स्थायी उत्पाद होता है C3 साइकिल का, जैसे क्या 3 कार्बन वाला कौन सा, जैसे फास्फोगिल्सरिक एसिड PGA, इसलिए साइकिल को बोल देते हैं क्या, मतलब C3 साइकिल, है ना, ये चीज है। एक चीज और देखें, जैसे C3 साइकिल में, है ना, C3 साइकिल या चक्कर में, है ना, चक्कर में जैसे रुबिस्को एंजाइम भाग लेता है ना, रुबिस्को एंजाइम भाग लेता है C3 चक्कर में। जैसे कौन सा एंजाइम भाग लेता है आपका, रुबिस्को एंजाइम भाग लेता है। अब जैसे रुबिस्को एंजाइम, है ना, रुबिस्को एंजाइम जैसे कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो रुबिस्को, है ना, जैसे रुबिस्को एंजाइम, है ना, रुबिस्को एंजाइम बंडल शीत कोशिकाओं में, है ना, जैसे रुबिस्को एंजाइम बंडल शीत, है ना, बंडल शीत कोशिकाओं में पाया जाता है ना, बंडल शीत कोशिकाओं में पाया जाता है ना, पाया जाता है। और पृथ्वी तल पर एक चीज और ध्यान में रखें, पृथ्वी तल पर, है ना, पृथ्वी तल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला, पृथ्वी तल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला एंजाइम, पृथ्वी तल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन, है ना, या प्रोटीन कौन सी है, तो प्रोटीन कौन सी है, जैसे
रूबिस्को है ना, रूबिस्को है। पृथ्वी तल पर सर्वाधिक पाई जाने वाली एंजाइम या प्रोटीन कौन सी है? रूबिस्को है ना, ये चीज है। इस C3 साइकिल में जैसे O2 का मतलब जैसे C3 साइकिल में जैसे CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है? तो इसमें जैसे CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है? तो इसमें जैसे RUBP होता है ना, RUBP होता है। ये CO2 का प्रथम ग्राही होता है जो रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में है ना, रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है? तो रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में जैसे किसका निर्माण करता है ये? तो PGA का निर्माण करता है ना, फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि इस बात को एक बार और देख ले, आपका थोड़ा सा है ना ये चीज थोड़ी समझने वाली सी है। बाकी जैसे इसमें कंफ्यूज भी ज्यादा होते हैं। C3 साइकिल पढ़ रहे हैं अपन, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे अप्रकाशीय अपक्रिया ही बोलते हैं। सर अप्रकाशीय अपक्रिया क्यों कहते हैं इसको? तो ये जो है ना जैसे तो ग्रेना होता है ना, जैसे क्लोरोफिल होता है तो उसमें एक तो ग्रेना होता है, एक क्या होता है जैसे स्ट्रोमा होता है। तो जो C3 साइकिल होता है ये सर किस में चलता है? तो ये स्ट्रोमा में चलता है ना। C3 साइकिल जो है ये स्ट्रोमा में चलता है। और स्ट्रोमा में क्या एब्सेंट होते हैं? तो स्ट्रोमा में दोस्तों क्या एब्सेंट होते हैं? क्वांटासोम अनुपस्थित होते हैं है ना। स्ट्रोमा में क्या अनुपस्थित होते हैं? क्वांटासोम अनुपस्थित होते हैं। तो C3 चक्र को C3 तो क्यों कहते हैं? क्योंकि C3 साइकिल में जैसे 3 कार्बन वाला यौगिक बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, इसलिए तो इसको C3 बोल देते हैं। केल्विन ने इस C3 चक्र की खोज की थी, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? केल्विन चक्र बोल रहे हैं। अप्रकाशिक अपक्रिया क्यों बोल रहे हैं इसको? तो ये क्लोरोफिल का जो स्ट्रोमा होता है ना, स्ट्रोमा में संपन्न होता है और स्ट्रोमा वर्णकहीन क्षेत्र होता है ना। स्ट्रोमा वर्णकहीन क्षेत्र होता है क्योंकि इसमें क्वांटासोम नहीं पाए जाते हैं। अब व्हाट इज क्वांटासोम? क्वांटासोम क्या है? तो क्वांटासोम क्या होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है ना। क्वांटासोम जो है ये प्रकाश संश्लेषी इकाई है, ये है ना, फोटोसिंथेटिक यूनिट है। क्वांटासोम जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा को है ना, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा को किसके रूप में अवशोषित करते हैं? क्वांटासोम के रूप में है ना, ये है। तो C3 चक्कर में रूबिस्को एंजाइम भाग लेता है। रूबिस्को एंजाइम है ना, रूबिस्को एंजाइम कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? बंडलशीत कोशिकाओं में पाया जाता है। बंडलशीत कोशिकाओं में पाया जाता है। पृथ्वी तल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन कौन सा है? रूबिस्को है। और जैसे इस C3 साइकिल में जैसे CO2 का प्रथम ग्राही क्या होता है? तो C3 साइकिल में जैसे CO2 का प्रथम ग्राही क्या होता है? तो RUBP होता है। सर ये RUBP का मतलब क्या होता है? तो ये क्या होता है? जैसे आपका राइबोलोज है ना, जैसे राइबोलोज। RUBP का जैसे पूरा नाम होता है आपका जैसे क्या? राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट है ना, 1 मतलब जैसे 1,5-बाइफॉस्फेट। तो ये RUBP का क्या होता है? जैसे पूरा नाम होता है। तो इस चक्कर में CO2 का प्रथम ग्राही RUBP होता है जो रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन वाले यौगिक किसका निर्माण करता है दोस्तों? PGA का निर्माण करता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये तो था आपका C3 साइकिल के बारे में। आगे देखिए और है ना। अब देखिए अपन जैसे अगला कौन सा चक्कर पढ़ेंगे? अपन तो C4 चक्कर पढ़ेंगे है ना। जैसे अगला जो है अपना तो वो है जैसे C4 चक्कर। तो C4 चक्कर, और C4 चक्कर को अपन जैसे DCA चक्कर भी कहते हैं है ना। C4 चक्कर को अपन जैसे DCA चक्कर भी कहते हैं है ना। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल C4 चक्कर। तो C4 चक्कर में है ना, C4 चक्कर में बनने वाला है ना, C4 चक्कर में बनने वाला C4 चक्कर में बनने वाला प्रथम उत्पाद 4 कार्बन युक्त है ना, 4 कार्बन युक्त क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक होता है ना। 4 कार्बन युक्त क्या होता है? इसे ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है ना, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है। तो C4 चक्कर को C4 क्यों बोलते हैं? क्योंकि चक्कर में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? जैसे क्या होता है आपका? 4 कार्बन वाला क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, इसलिए इसको C4 चक्कर बोल देते हैं। इसको अपन हेज-स्लेक चक्कर ही बोलते हैं है ना। इस चक्कर को जैसे हेज व स्लेक चक्कर भी कहते हैं है ना, हेज-स्लेक चक्कर भी कहते हैं। क्योंकि इस चक्कर की खोज जो है वो किसने की थी? जैसे हैच व स्लेक ने की थी है ना। हैच व स्लेक ने की थी किसमें? गन्ना में इसकी खोज की थी ना। तो गन्ना है, इसके अलावा मक्का है, गन्ना है, मक्का है, जई है, ज्वार है, चावल है ना। तो गन्ना है, मक्का है, जई है, ज्वार है, चावल है।
तो इनमें देखने के लिए मिलता है ये C4 चक्र जो है ये किसमें देखने के लिए मिलता है, तो ये गन्ना में देखने के लिए मिलता है, मक्का में देखने के लिए मिलता है, जवार में देखने के लिए मिलता है, जई में देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा से मतलब जई में देखने के लिए मिलता है ना। तो ये तो क्या है आपके जैसे मोनोकोट फैमिली है ये तो, है ना, ये तो क्या है जैसे मोनोकोट है, तो इन मोनोकोट में मिलता है आपका। इसके अलावा से चिनोपोडियम होता है ना, चिनोपोडियम होता है। इसके अलावा से एम्ब्रथेंस है, चिनोपोडियम है, इसके अलावा से एम्ब्रथेंस है, इसके अलावा से क्या है, यूफोर्बिया है ना, यूफोर्बिया है। ये डाइकोट होते हैं, है ना। तो कौन कौन से डाइकोट है जिनमें C4 चक्र चलता है, तो चिनोपोडियम है, एम्ब्रथेंस है, यूफोर्बिया है। कौन से मोनोकोट है, तो गन्ना है, मक्का है, जई है, जवार है। इस चक्र की खोज किसने की, हेचवस्लैक ने की, इसलिए इसको हेस्लैक चक्र भी कहते हैं। इस चक्र में बनने वाला प्रथम उत्पाद 4 कार्बन युक्त होता है, इसलिए चक्र को अपन क्या बोलते हैं, C4 चक्र बोलते हैं। अब 4 कार्बन युक्त प्रथम यौगिक होता है, इसमें उसका क्या नाम होता है, एक्जोलो एस्टिक एसिड। अब देखिए आप इस चक्कर में, है ना, इस चक्कर में मेसोफिल कोशिकाएं भाग लेती है ना। इस चक्कर में मेसोफिल कोशिकाएं भाग लेती है ना। इस चक्कर में मेसोफिल कोशिकाएं भाग लेती है जिनमें, है ना, जिनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जिनमें पेप्को, है ना, जिनमें पेप्को एंजाइम पाया जाता है ना, जिनमें पेप्को एंजाइम पाया जाता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे पेप्को एंजाइम कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो दोस्तों पेप्को एंजाइम तो कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है आपका, पेप्को एंजाइम जैसे कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, इसे मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है ना। पेप्को एंजाइम जो होता है ये मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है ना, मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है आपका। और मतलब मेसोफिल कोशिकाएं कौन से चक्कर में भाग लेती हैं, तो C4 चक्कर में भाग लेती हैं आपकी, जैसे ये मेसोफिल कोशिकाएं। तो C4 चक्कर के बारे में आपका ये है ना, ये चीज है। तो आप इसका भी ले जैसे स्क्रीनशॉट। तो C4 चक्र को अपन DCA चक्र बोलते हैं, और क्या बोलते हैं अपन जैसे इसको, और क्या बोलते हैं इसे, हेस्ले चक्र भी कहते हैं। आगे ना समझ में, यानी कि C4 चक्र में बनने वाला प्रथम उत्पाद 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है, इसलिए इसको C4 चक्र बोल देते हैं। DCA चक्र कहते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं इसको। इस चक्र की खोज किसने की, हेचवस्लैक ने की। गन्ना और मक्का में किसमें चलता है, गन्ना, मक्का, जवार व जई में चलता है ना, गन्ना, मक्का, जवार व जई में चलता है। यानी कि जो अधिकांश जो आपके, एक तो जो ग्रेमिनी कुल के पादप है ना, एक तो जैसे ग्रेमिनी, है ना, ग्रेमिनी व साइट्रेसी, है ना, ग्रेमिनी व साइट्रेसी कुल के पादपों में, ग्रेमिनी व साइट्रेसी कुल के पादपों में C4 चक्कर चलता है ना, C4 चक्कर चलता है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय पादप जो होते हैं, है ना, जो उष्णकटिबंधीय जो पादप होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पादपों में चलता है ये आपका ना, उष्णकटिबंधीय पादपों में चलता है आपका, है ना। या फिर C4 चक्कर में जैसे ग्रेमिनी व साइट्रेसी कुल के पादपों को वर्गीकृत किया गया है, या ग्रेमिनी कुल के पादपों में भी C4 चक्कर चलता है। लेकिन दोस्तों आपका फिर से यहाँ पर एक अपवाद है, जैसे आपके गेहूं व जो है ना, गेहूं व जो है ये कौन से कुल के पादप है, तो सर ये कौन से कुल के पादप है, जैसे ग्रेमिनी व पोएसी कुल के पादप है ना, जैसे कौन से कुल के पादप है, ये ग्रेमिनी व पोएसी कुल के पादप है। तो आपका C4 चक्कर तो ग्रेमिनी व साइट्रेसी कुल के पादपों में चलता है। गेहूं व मक्का भी कौन से कुल के पादप है, ग्रेमिनी कुल के पादप है, तो इनमें C4 चक्कर चलना चाहिए। लेकिन इनमें कौन सा चक्कर चलता है, लेकिन इसमें कौन सा चक्कर चलता है, C3 साइकिल चलता है ना, इसमें कौन सा चक्कर चलता है, C3 साइकिल चलता है। ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम क्या है, इसे पोएसी कुल भी है, और इसमें जो आपके मतलब ग्रेमिनिया पोएसी कुल में वो सारे पादप आ जाते हैं, या इसमें जो खाद्यान्न फसलें होती हैं वो सारी खाद्यान्न फसलें आ जाती हैं इसी ग्रेमिनिया पोएसी कुल में। एक चीज और देखिएगा, लैब स्टैंड 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन किस टाइप से आया हुआ है, देखिए आप, कि जैसे गेहूं व जौ निम्न से कौन सा फल है ये, तो गेहूं व जौ निम्न से कौन सा फल है ये, तो कैरियोप्सिस फल है ना। गेहूं व जौ में कौन सा फल पाया जाता है, तो जैसे कैरियोप्सिस फल पाया जाता है ना। गेहूं व जौ में कौन सा फल पाया जाता है, कैरियोप्सिस फल। तो ये खूब ज्यादा आपका लेफ्ट स्टैंड के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, गेहूं व जौ में कौन सा फल पाया जाता है, कैरियोप्सिस, या गेहूं व जौ निम्न से क्या है, कैरियोप्सिस है। गेहूं व जौ कौन से कुल के पादप है, ग्रेमिनी कुल के पादप है। दूसरा क्या नाम है, पोएसी कुल है। घास जो होती है, घास भी कौन से कुल में आती है, तो ग्रेमिनी व पोएसी कुल में आती है, जैसे आपकी घास भी। समझ गए बात को, है ना, यहाँ तक की बात हो गई आपकी। तो ये तो क्वेश्चन लेफ्ट स्टैंड में आया है, जैसे गेहूं व
जो कौन से फल में आते हैं, कैरियोप्सिस फल में। बाकी जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से इस टाइप से कि जैसे बंडल शीत कोशिकाओं में कौन सा वो एंजाइम पाया जाता है, तो बंडल शीत कोशिकाओं में तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपका रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। बंडल शीत कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, जो कौन से चक्कर में भाग लेता है, C3 साइकिल में भाग लेता है। C4 चक्कर में, है ना, या मेसोफिल C4 चक्कर में कौन सा कोशिकाएं भाग लेती है, तो मेसोफिल कोशिकाएं भाग लेती हैं C4 चक्कर में। मेसोफिल कोशिकाएं भाग लेती हैं, मेसोफिल कोशिकाओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्को एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों आप इसको भी ले सकते हैं ना, ये है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट, ये बात कंप्लीट है। तो C3 बात हो गई। C3 को अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, जैसे है ना C3 चक्कर है उसको अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया बोल देते हैं, और जो C4 चक्कर है इसको अपन DCA बोल देते हैं। C3 चक्कर को अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, केल्विन चक्कर भी बोलते हैं। C4 चक्कर को हैसलैक चक्कर भी कहते हैं, DCA चक्कर भी कहते हैं, है ना, ये है। अब जैसे आप इसमें एक चीज और ध्यान दे लें कि CAM पादप क्या होते हैं, है ना, एक चीज और है, जैसे CAM पादप क्या होते हैं। हाँ, जैसे CAM, अब CAM बोले तो क्या है, तो क्रेसुलेशियन, है ना, क्रेसुलेशियन एसिड, है ना, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, है ना, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये इसका पूरा नाम है ना CAM पादपों में। अब जैसे CAM पादपों के उदाहरण क्या क्या हैं, तो आपका जैसे एक तो एलोवेरा है ना, जैसे एक तो एलोवेरा है, एक क्या है, जैसे अगेव है। तो एलोवेरा है, अगेव है, ये CAM पादपों में आते हैं, है ना। अब जैसे CAM पादपों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि CAM पादपों में जैसे कौन से रंध्र पाए जाते हैं, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, जैसे स्केटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं, है ना, इनमें क्या पाए जाते हैं, जैसे स्केटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन खूब ज्यादा आता है जैसे आपका एग्जाम में कि जैसे स्केटोएक्टिव स्टोमेटा कौन से पादपों में पाए जाते हैं, तो CAM पादपों में पाए जाते हैं। CAM पादपों का पूरा नाम क्या है, तो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है। अब इनकी विशेषता है कि ये रंध्र, है ना, ये रंध्र दिन में बंद होते हैं, है ना, ये रंध्र दिन में बंद होते हैं, वह रात्रि में खुलते हैं, है ना, वह रात्रि में खुलते हैं। तो जो रंध्र दिन में बंद रहते हैं, है ना, जो रंध्र दिन में बंद रहते हैं वह रात्रि में खुलते हैं, है ना, जो रंध्र दिन में बंद रहते हैं रात्रि में खुलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा कहते हैं, है ना, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। एक और होता है जैसे कौन सा है, तो फोटोएक्टिव स्टोमेटा, है ना, एक और होता है जैसे आपका क्या, फोटोएक्टिव स्टोमेटा, है ना। तो ये क्या होता है जैसे फोटोएक्टिव स्टोमेटा, तो फोटोएक्टिव स्टोमेटा ये रंध्र, है ना, ये रंध्र दिन में खुलते हैं, है ना, ये रंध्र दिन में खुलते हैं, है ना, ये रंध्र दिन में खुलते हैं, वह रात्रि में, है ना, वह रात्रि में क्या होते हैं, से बंद होते हैं, है ना, बंद होते हैं या बंद रहते हैं। तो फोटोएक्टिव स्टोमेटा तो वे स्टोमेटा होते हैं जो दिन में खुलते हैं रात्रि में बंद होते हैं, और स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा वे स्टोमेटा होते हैं जो दिन में बंद रहते हैं रात्रि में खुलते हैं। CAM पादप जो होते हैं, है ना, CAM पादप जो होते हैं, जैसे एलोवेरा है, अगेव है, तो इनमें कौन से स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसे स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं, है ना, एक स्कोटोमेटा एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं। एक चीज और ध्यान दे ले, जैसे पत्ती की संरचना होती है ना, जैसे पत्ती की जो संरचना होती है तो वो भी क्या करती है, जैसे वाष्पोषण की क्रिया को प्रभावित करती है ना, पत्ती की संरचना, जैसे मतलब जैसे दसेवे रंध्रों का, है ना, जैसे दसेवे रंध्रों का पाया जाना, है ना, दसेवे रंध्रों का पाया जाना। इसके अलावा से पत्ती की सतह पर, है ना, पत्ती की सतह पर मोटी क्यूटिकल का पाया जाना, पत्ती की सतह पर मोटी क्यूटिकल का पाया जाना, है ना, पत्ती की सतह पर मोटी क्यूटिकल का पाया जाना। इसके अलावा से पत्ती का, है ना, पत्ती का कांटों में रूपांतरित हो जाना, है ना, पत्ती का कांटों में रूपांतरित हो जाना, है ना, हो जाना। निम्न में से ये लक्षण कौन से पादपों के लक्षण है, तो ये कौन से पादपों के लक्षण है, जैसे जीरोफाइट्स पादपों के लक्षण है ना, जीरोफाइट्स पादपों के लक्षण है, यानी कि जो पौधे रेगिस्तानी क्षेत्र में उगते हैं उनको अपन बोलते हैं मरुद्विद पादप, मरुद्विद पादपों के लक्षण है। दसेवे रंध्रों का पाया जाना, पत्ती की सतह पर मोटी क्यूटिकल का पाया जाना, है ना, इसके अलावा से पत्ती का कांटों में रूपांतरित हो जाना, ये जीरोफाइट्स प्लांट की विशेषता है ना, ये चीज है। तो दोस्तों ये तो था से अपना प्रकाश संश्लेषण का पार्ट 2।
प्रकाश संश्लेषण के पार्टों में अपने पढ़ा है, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले पढ़ा था अपने प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता ज्यादा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो अपघटित होने लग जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को, जैसे प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को मतलब नष्ट नहीं होने दिया जाता है, किसके द्वारा? कैरोटीनॉइड्स के द्वारा। कैरोटीनॉइड्स जो होता है ये प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के अपघटन को रोकता है ना, ये चीज है। और प्रकाश की अवधि का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश की अवधि का किस पर प्रभाव पड़ता है? पुष्पीकरण की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, पुष्पन पर प्रभाव पड़ता है। तो पुष्पन की क्रिया पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव क्या कहलाता है? दीप्तिकालिता कहलाता है। दीप्तिकालिता की खोज किसने की थी? गवर्नर व एलार्ड ने की थी। दूसरा क्या पढ़ा था? तापमान। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल ताप होता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यदि इससे ज्यादा ताप बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, इससे ज्यादा बढ़ता है तो फिर प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? इससे कमी आने लग जाती है ना। और जैसे लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, नीले रंग के प्रकाश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो नीले रंग में होता है, सर्वाधिक होता है किसमें? लाल में होता है ना, ये चीज है। फिर पढ़ाता अपने जैसे क्लोरोफिल का प्रभाव। तो क्लोरोफिल है ना, जैसे क्लोरोफिल का नेक्स्ट होना क्लोरोसिस कहलाता है, जो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी से हो जाता है क्लोरोफिल नेस्ट। क्लोरोफिल का नेक्स्ट होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है क्लोरोफिल का नेक्स्ट होना? तो वो कहलाता है क्लोरोसिस, है ना, क्लोरोसिस। तो यदि क्लोरोफिल का नेक्स्ट होना क्लोरोसिस कहलाता है, जो नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस की कमी से होता है। और जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात किसने बताई थी? तो विली स्टार्टर व स्टाल ने बताया था ना। क्लोरोफिल के महत्व को किसने स्पष्ट किया था? तो विली स्टार्टर व स्टाल ने किया था। एक पढ़ा था हार्मोन का प्रभाव। तो ऑक्सिन हार्मोन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं। एब्सिसिक हार्मोन, एबीए हार्मोन प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? कम करता है। एबीए हार्मोन को अपन वाष्पोषण हार्मोन कहते हैं, तनावरोधी हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ऑक्सिन हार्मोन पादपों में सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है ऑक्सिन, मानव मूत्र से प्राप्त किया गया पादप हार्मोन है। और इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जिंक व ट्रिप्टोफैन एमिनोल की आवश्यकता होती है ऑक्सिन के संश्लेषण के लिए। कौन सा हार्मोन है जो काउकू से प्राप्त किया गया? काफी मोस्ट क्वेश्चन। तो कौन सा है? जिबरेलिन है। फिर पढ़ाता आपने CO2 का प्रभाव। तो वायुमंडल में 0.03% CO2 पाई जाती है ना। यदि CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ती है 0.03 से तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। और यदि 1% सांद्रता से अधिक वायुमंडल में यदि CO2 की सांद्रता 1% हो जाती है तो फिर फोटोसिंथेसिस में कमी आने लग जाती है ना, ये चीज है। O2 का प्रभाव पढ़ लिया था। इसके अलावा से है ना, ये तो बात हो गई। और फिर पढ़ाता अपने जैसे C3 प्लांट। तो C3 में पनने वाला प्रथम यौगिक कौन सा होता है? प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। उसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है? C3 चक्र में रुबिस्को एंजाइम भाग लेता है, जो कौन सी कोशिका में पाया जाता है? बंडलशीत कोशिका में पाया जाता है ना, ये चीज है। C3 चक्कर की खोज किसने की थी? केल्विन ने की थी। उसको केल्विन बेंजिन चक्कर ही बोलते हैं। और जैसे कौन सी सेवालों पर अपने प्रयोग किए थे? तो क्लोरेला व सिंडेस्कस नामक सेवालों पर प्रयोग किए थे किसने? केल्विन व बेंसन ने, है ना। C4 चक्कर। तो इस C4 चक्कर में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? तो वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला होता है C4 चक्कर में, इसलिए इसको बोलते हैं C4 चक्कर। 4 कार्बन वाला कौन सा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। और C4 चक्कर में जैसे किन में चलता है? तो ग्रेमिनी व उष्णकटिबंधीय पादप, उष्णकटिबंधीय पादप जैसे ग्रेमिनी व साइटेसी कुल के पादप में चलता है। लेकिन गेहूं व जौ ग्रेमिनी कुल के पादप होते हुए भी इनमें C4 चक्कर नहीं चलता है। कौन सा चलता है? C3 चक्कर चलता है। और इनमें जो फल का प्रकार होता है गेहूं जौ में तो कैरियोप्सिस होता है ना। और ये ग्रेमिनी कुल या पोएसी कुल में आते हैं आपके सभी खाद्यान्न वाली जो फसलें होती है वो सारी, है ना। फिर बढ़ाता आपने जैसे केम पादप। तो केम का पूरा नाम होता है क्रिस्पलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें आते हैं एलोवेरा है, अगेव है। केम पादप में ऐसे रंध्र पाए जाते हैं जो दिन में बंद रहते हैं, रात्रि में खुलते हैं। जो रंध्र दिन में बंद रहते हैं, रात्रि में खुलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? स्कोटैक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। जो रंध्र दिन में खुलते हैं, रात्रि में बंद होते हैं, वो रंध्र क्या कहलाते हैं? फोटोएक्टिव स्टोमेटा कहलाते हैं, है ना। और जैसे पत्ती की जो संरचना होती है तो वो भी ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करती है, वाष्पोषण को प्रभावित करती है। जैसे 10वें रंध्रों का पाया जाना, पत्ती की सतह पर मोटी क्यूटिकल का पाया जाना,
पत्तियों का कांटों में रूपांतरित हो जाना। तो ये सारे जीरोफाइट्स प्लांट्स की विशेषता है और ये विशेषता जो है ये क्या करती है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया को कम करती है ना, वाष्पोषण की क्रिया को कम करती है। तो दोस्तों आपका ये तो था जैसे प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक। प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक को मैंने आपको जैसे 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करवा दिया है ना, जैसे इससे पहले तो अपलोड कर दिया था इसका पार्ट 1। आज की क्लास में आपका जैसे प्रकाश संश्लेषण का जो पार्ट 2 है, प्रकाश संश्लेषण भी कंप्लीट है, इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट है। तो आज के लिए तो इस क्लास को इतनी रखते हैं है ना, टॉपिक भी कंप्लीट है। तो अगली क्लास में अगली वीडियो में फिर से अपन मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।